हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 7 सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, क्रिटिकली असेस इंडियन सोशल मूवमेंट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंडियन सोशल मूवमेंट्स का एनालिसिस करना है, मतलब उनकी हिस्ट्री, नेचर, अचीवमेंट्स और उनके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस को समझना और एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल मूवमेंट्स का मतलब होता है लोगों का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एक्शन जो सोसाइटी में चेंज लाना या रेजिस्ट करना चाहता है। इंडिया में सोशल मूवमेंट्स ने हमेशा पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और रिफॉर्म्स को शेप किया है। फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आज के जेंडर और एनवायरनमेंट मूवमेंट्स तक इन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई है। MSA राव और रामचंद्र गुहा जैसे स्कॉलर्स ने इन मूवमेंट्स को समझाया है। इस आंसर में हम इंडियन सोशल मूवमेंट्स का क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे, उनका रोल, अचीवमेंट्स और वीकनेसेस। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। कॉलोनियल पीरियड में सोशल मूवमेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल के साथ लिंक थे। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ, ज्योतिबा फूले ने कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ और गांधी जी ने अनटचेबिलिटी और वीमेन राइट्स के लिए मूवमेंट्स चलाए। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। 1947 के बाद मूवमेंट्स अलग अलग इश्यूज पे होने लगे जैसे पॉवर्टी, कास्ट, जेंडर जस्टिस, रीजनल आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट। 2. मेजर टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स। अंबेडकर के लीडरशिप में दलित मूवमेंट्स ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। लेटर दलित पैंथर्स और BSP ने पॉलिटिकल शेप लिया। पेजेंट और फार्मर मूवमेंट्स। तेलंगाना पेजेंट स्ट्रगल, नक्सलाइट मूवमेंट और रिसेंट फार्मर्स प्रोटेस्ट ने रूरल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई। विमेन्स मूवमेंट्स। 1970 के एंटी डाउरी एजिटेशन से लेकर आज के जेंडर इक्वालिटी कैंपेन्स तक विमेन मूवमेंट्स पेट्रियार्की को चैलेंज करते रहे। एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ और साइलेंट वैली प्रोटेस्ट ने डेवलपमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट और डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज हाईलाइट किए। रीजनल, एथनिक मूवमेंट्स। नॉर्थ ईस्ट, पंजाब और कश्मीर के मूवमेंट्स ने आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी की डिमांड उठाई, जिससे स्टेट अथॉरिटी चैलेंज हुई। 3. अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन सोशल मूवमेंट्स। डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को वॉइस मिली, जैसे दलित और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को पुश किया। पॉलिसी इम्पैक्ट। मूवमेंट्स की वजह से RTI एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून आए। अवेयरनेस स्प्रेड। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विमेन राइट्स, एनवायरनमेंट के इश्यूज लोगों तक पहुंचे। एम्पावरमेंट। कॉमन पीपल को राइट्स और डिग्निटी क्लेम करने का कॉन्फिडेंस मिला। 4. लिमिटेशंस एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। फ्रैगमेंटेशन। कई मूवमेंट्स लोकलाइज्ड और इश्यू स्पेसिफिक रह जाते हैं। पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट। जब मूवमेंट्स पॉलिटिकल पार्टी बैन जाते हैं, जैसे BSP, तो उनकी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। वायलेंस प्रॉब्लम। नक्सलाइट या वायलेंट एथनिक मूवमेंट्स डेमोक्रेसी को डैमेज करते हैं। अनइवन इम्पैक्ट। कुछ अर्बन मिडिल क्लास मूवमेंट्स शॉर्ट लिव्ड रहे। अन्ना हजारे एंटी करप्शन। फंडिंग इश्यूज। NGO लेड मूवमेंट्स कभी डोनर ड्रिवन लगते हैं, ग्रासरूट से कनेक्टेड कम। कंक्लूजन। इंडियन सोशल मूवमेंट्स ने डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस को स्ट्रांग बनाया है। इन्होंने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को राइट्स और डिग्निटी दिलाई, लेकिन इनमें फ्रैगमेंटेशन, पॉलिटिसाइजेशन और कभी कभी वायलेंस जैसे ड्रॉबैक्स भी रहे। ओवरऑल, यह मूवमेंट्स इंडियन डेमोक्रेसी को अलाइव और रिस्पॉन्सिव बनाए रखते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. How has democracy impacted Indian society? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि डेमोक्रेसी ने इंडियन सोसाइटी को कैसे शेप किया है। हमें बताना है कि डेमोक्रेसी ने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या चेंजेस लाए, और साथ ही उसके कुछ चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों द्वारा शासन।
भारत ने 1947 के बाद अपना पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी बनाया और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी की गारंटी देता है। इस आंसर में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी ने इंडियन सोसाइटी पर क्या असर डाला है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, और साथ ही उसकी लिमिटेशंस भी समझेंगे। मेन बॉडी 1. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। सबको वोट देने का अधिकार मिलना 18+ एज के बाद एक बड़ी डेमोक्रेटिक अचीवमेंट है। यह कास्ट, क्लास, जेंडर या रिलीजन के बिना डिस्क्रिमिनेशन के दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। SC, ST और वीमेन के लिए रिजर्वेशन ने उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। पंचायती राज अमेंडमेंट्स ने गांव के आम लोगों को भी शक्ति दी। पॉलिटिकल अवेयरनेस। डेमोक्रेसी ने लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई है। अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट या फार्मर्स प्रोटेस्ट इसके एग्जाम्पल्स है। 2. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और इक्वालिटी। कास्ट सिस्टम वीकनिंग। डेमोक्रेसी ने कास्ट सिस्टम के रिजिड नॉर्म्स को तोड़ने में हेल्प किया। BSP जैसी पार्टीज ने दलित कम्युनिटीज को पॉलिटिकल पावर दी। जेंडर इक्वालिटी प्रमोशन। आर्टिकल 15 और पंचायत्स में वीमेन रिजर्वेशन ने विमेन पार्टिसिपेशन को बूस्ट किया। राइट्स से एम्पावरमेंट। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ स्टैंड लिया और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया। 3. इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेवलपमेंट प्लानिंग। 5-year प्लान्स और स्कीम्स जैसे MG नरेगा, जान धन योजना ने गरीब और रूरल लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट का काम किया। लिबरलाइजेशन और ग्रोथ। 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म से ग्रोथ हुई, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ी। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। RTI एक्ट, CAG जैसे इंस्टीट्यूशंस ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया। 4. चैलेंजेस और लिमिटेशंस। इनइक्वालिटीज अभी भी है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी और जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी बड़े हर्डल्स है। करप्शन और क्रिमिनल पॉलिटिक्स। बहुत से पॉलिटिशियंस के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हुए भी वो इलेक्शंस लड़ते हैं। कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म। कभी कभी राइट्स और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ने सोशल हार्मनी को तोड़ दिया। पॉपुलिज्म। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए पॉलिटिशियंस कभी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इग्नोर कर देते हैं। कंक्लूजन। डेमोक्रेसी ने इंडियन सोसाइटी को डीपली चेंज किया है, लोगों को इक्वालिटी और जस्टिस दिया है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को पावर दी है और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई है। लेकिन करप्शन, इनइक्वालिटी और कम्युनलिज्म जैसे चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करना होगा। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain resource mobilization theory. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी को डिटेल में समझना है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट, असम्पशंस, थिंकर्स जैसे मकार्थी और जल्ड, अलग अलग रिसोर्सेस का रोल, इंडियन एग्जाम्पल्स और इस थियरी की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल मूवमेंट्स बेसिकली वो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं जहां लोग एकजुट होकर सोशल या पॉलिटिकल चेंज के लिए स्ट्रगल करते हैं। 1970 में एक थियरी आई जिसे कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी, RMT। यह थियरी बताती है कि किसी मूवमेंट की सक्सेस सिर्फ ग्रीवेंसेस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके पास कितने रिसोर्सेस हैं, जैसे पैसा, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया सपोर्ट। इसको डिटेल में जॉन डी मकार्थी और मेयर जल्ड ने डेवलप किया था। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड बेसिक असम्पशंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। RMT कहता है कि मूवमेंट्स सिर्फ जज्बात या गुस्से की वजह से नहीं बनते, बल्कि ये प्लान्ड और रैशनल एफर्ट्स होते हैं। मकार्थी और जल्ड 1977 ने इस थियरी को एक्सप्लेन किया था, जहां उन्होंने कहा कि मूवमेंट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझना चाहिए जिसमें रिसोर्सेस काम आते हैं। यह रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी से अलग है क्योंकि ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पे फोकस करती थी। मेन असम्पशंस। मूवमेंट्स रैशनल और प्लान्ड होते हैं। रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी सक्सेस डिसाइड करती है। एक्सटर्नल सपोर्ट, NGO, पॉलिटिकल पार्टीज, डोनर्स जरूरी है। लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन बैकबोन होते हैं। 2. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इंपॉर्टेंस। मटीरियल रिसोर्सेज पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्सेज वॉलंटियर्स, एक्टिविस्ट्स, लीडर्स। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज नेटवर्क्स, यूनियंस, NGO।
Cultural resources ideology, symbols, traditions. Moral resources public sympathy, legitimacy. Example, USA का सिविल राइट्स मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडर्स, MLK जूनियर, चर्चेस का बेस, पैसा और मीडिया कवरेज था। 3. इंडियन एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इंडिपेंडेंस मूवमेंट। गांधी जी ने खड़ी और साल्ट मार्च को कल्चरल रिसोर्सेज बनाया, न्यूज़पेपर्स और वॉलंटियर्स को मोबिलाइज किया। चिपको मूवमेंट। विलेजेस और NGO ने एकजुट होकर फॉरेस्ट्स बचाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, लीगल सपोर्ट, NGO और इंटरनेशनल सॉलिडारिटी मोबिलाइज किया। डैलिट मूवमेंट्स, BSP। कास्ट आइडेंटिटी, इलेक्टोरल पावर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मोबिलाइज हुआ। इससे क्लियर होता है कि इंडिया में भी मूवमेंट्स की सक्सेस ज्यादातर रिसोर्सेस और लीडरशिप पे डिपेंड करती है। 4. क्रिटिसिज्म्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। रिसोर्सेस पे ज्यादा फोकस करता है, इमोशंस और आइडियोलॉजी को इग्नोर करता है। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हर जगह फिट नहीं बैठता। ग्रीवेंसेस को कम इंपॉर्टेंस देता है, जबकि कभी कभी स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट्स भी होती है। स्टेट रिप्रेशन को अंडरएस्टिमेट करता है, जबकि कई मूवमेंट्स इसी वजह से फेल हो जाते हैं। फिर भी यह थियरी एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है जिसमें हम मूवमेंट्स को रैशनल और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के रूप में देखते हैं। कंक्लूजन, समाप्ति में, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी हमें यह समझाती है कि मूवमेंट्स की सफलता के पीछे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं, बल्कि रिसोर्सेस, लीडरशिप और नेटवर्क्स का बड़ा रोल होता है। इंडिया और दुनिया के एग्जाम्पल्स यह प्रूव करते हैं। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन आज भी ये थियरी काफी रेलेवेंट और यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. How important are social reforms in Indian context? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडियन सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब ये रिफॉर्म्स क्यों जरूरी दी, इन्होंने कास्ट, जेंडर, एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट डाला और आज भी उनकी रेलेवेंस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल रिफॉर्म्स का मतलब है समाज को बेहतर बनाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, जिसमें बुरी परंपराओं, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को खत्म किया जाता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इलिटरेसी जैसे इश्यूज की वजह से रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत थी। राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर और गांधी जैसे रिफॉर्मर्स ने सोसाइटी को मॉडर्न बनाने की शुरुआत की। इस आंसर में हम प्री इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस एफर्ट्स और उनकी आज के समय में जरूरत डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। कॉलोनियल पीरियड इन्फ्लुएंस। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के दौरान मॉडर्न एजुकेशन और लिबरल आइडियाज आए, जिससे रिफॉर्म मूवमेंट्स को इंस्पिरेशन मिली। की रिफॉर्मर्स। राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विमेंस एजुकेशन को प्रमोट किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। ज्योतिबा फूले ने दलित्स और वीमेन के लिए एजुकेशन की मूवमेंट चलाए। नेचर ऑफ अर्ली रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स ने ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया और इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट किया। 2. सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशन बिल्डिंग। विमेन्स एम्पावरमेंट। रिफॉर्म्स ने सती और चाइल्ड मैरिज जैसे प्रैक्टिसेस को खत्म किया और विमेन्स एजुकेशन और विडो रीमैरिज को प्रमोट करके वीमेन को नेशन बिल्डिंग में शामिल किया। कास्ट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। आर्य समाज और एम्बेडकराइट मूवमेंट्स ने कास्ट रिजिडिटी को तोड़ने और सोशल जस्टिस प्रमोट करने में बड़ा रोल प्ले किया। एजुकेशन। मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट का टूल बनाया गया। 3. सोशल रिफॉर्म्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। अंबेडकर के लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और सोशल जस्टिस को फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाया। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया और रिजर्वेशंस दिए गए। स्टेट लेड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स, विमेन्स राइट्स के लॉज और एजुकेशन एक्सपेंशन जैसे स्टेप्स लिए। मूवमेंट्स फॉर चेंज। पोस्ट इंडिपेंडेंस विमेन्स मूवमेंट, ट्राइबल स्ट्रगल्स और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ने रिफॉर्म स्पिरिट को जिंदा रखा। 4. Contemporary relevance of social reforms. Gender justice, dowry, domestic violence और gender inequality के issues आज भी है। ट्रिपल तलाक और women's temple entry जैसे डिबेट्स बताते हैं कि रिफॉर्म्स अभी भी जरूरी है। कास्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और कम्युनलिज्म अभी भी प्रॉब्लम है, जिसमें एजुकेशन और अवेयरनेस के जरिए रिफॉर्म्स की जरूरत है।
ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। लिबरलाइजेशन से नए चैलेंजेस आए हैं जैसे कंज्यूमरिज्म और एनवायरमेंटल इश्यूज, इनके लिए भी रिफॉर्म ओरिएंटेड पॉलिसीज की जरूरत है। कंक्लूजन। इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स ने सोसाइटी को ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस से निकलकर मॉडर्न डेमोक्रेसी बनाने में हेल्प किया। सती जैसे प्रैक्टिसेस को खत्म करने से लेकर वीमेन और दलित्स को एम्पावर करने तक रिफॉर्म्स ने नेशन बिल्डिंग में मेजर रोल प्ले किया। लेकिन कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज आज भी हमें दिखते हैं। इसलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Write notes on the following. A. Gender issues in Indian society. B. Liberalization and changes in Indian society. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजों पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला, जेंडर इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी जिसमें इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट और पॉलिसीज के बारे में लिखना है। दूसरा, लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन सोसाइटी में आए चेंजेस को समझना है, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल्स पर। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर इश्यूज और लिबरलाइजेशन दोनों हाई इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जेंडर इश्यूज हमें बताते हैं कि वीमेन और मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स को एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ और पॉलिटिक्स में कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लिबरलाइजेशन, जो 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद शुरू हुई, ने इंडिया की इकोनॉमी और सोसाइटी को ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के जरिए बदला। आइए इन दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। ए. जेंडर इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी। 1. हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड। पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस ने हमेशा वीमेन को सेकेंडरी पोजीशन दी। चाइल्ड मैरिज, डारी और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस ने इनइक्वालिटी को मजबूत किया। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी देता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। 2. जेंडर इनइक्वालिटी के एरियाज। एजुकेशन। वीमेन की लिटरेसी बढ़ी है, पर रूरल एरियाज में गैप अभी भी है। एम्प्लॉयमेंट। वीमेन को कम अपॉर्चुनिटीज, वेज गैप और ऑक्यूपेशनल बायस का सामना करना पड़ता है। हेल्थ। मैलन्यूट्रिशन और मैटरनल मोर्टेलिटी जैसे प्रॉब्लम्स वीमेन को ज्यादा अफेक्ट करती है। पॉलिटिक्स। रिप्रेजेंटेशन लो है, एक्सेप्ट पंचायती राज जहां रिजर्वेशन ने पार्टिसिपेशन बढ़ाए। 3. कंटेम्पररी इश्यूज। वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट अभी भी सीरियस प्रॉब्लम है। इंटरसेक्शनैलिटी। दलित, ट्राइबल और माइनॉरिटी विमेन को डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। पॉलिसीज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे इनिशिएटिव्स ने सिचुएशन इंप्रूव करने की कोशिश की है। 4. मूवमेंट्स और चेंज। एंटी डाउरी प्रोटेस्ट्स, निर्भया मूवमेंट और एनजीओ के कैंपेन्स ने अवेयरनेस क्रिएट की और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। बी. लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। 1. लिबरलाइजेशन का बैकग्राउंड। 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी (NEP) आई। इसका फोकस था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन (LPG). 2. इकोनॉमिक चेंजेस। सर्विस सेक्टर जैसे IT और टेलीकॉम बूम हुआ। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन बेनिफिट्स अनइवन रहे, अर्बन रूरल और रिच पुअर गैप बढ़ा। 3. सोशल और कल्चरल चेंजेस। वेस्टर्न लाइफस्टाइल और कंज्यूमरिज्म का इम्पैक्ट सोसाइटी पर हुआ। मिडिल क्लास बढ़ा और एस्पिरेशंस हाई हुए। जॉइंट फैमिलीज सिटीज में न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होने लगे। 4. वीमेन और सोसाइटी पर इम्पैक्ट। IT और सर्विसेज सेक्टर में वीमेन के लिए नए जॉब्स आए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली, पर एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रेस भी बढ़े। ट्रेडिशन और मॉडर्न एस्पिरेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। 5. क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस। फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कंपटीशन से प्रॉब्लम हुई। इनइक्वालिटी और जॉब इनसिक्योरिटी इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा हुई। कल्चरल होमोजेनाइजेशन ने लोकल ट्रेडिशंस को वीकन किया। कंक्लूजन। जेंडर इश्यूज और लिबरलाइजेशन दोनों ही इंडिया के डेवलपमेंट को समझने के इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। जहां जेंडर इश्यूज हमें इक्वालिटी और जस्टिस की जरूरत दिखाते हैं, वहीं लिबरलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स को समझाता है। दोनों में प्रोग्रेस हुई है, पर चैलेंजेस भी है। इंक्लूसिव ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब जेंडर जस्टिस और लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स सब तक पहुंच सकें।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।